बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। हार्वर्ड एकेडमी ऑनलाइन कंप्लीट कोर्सेज ऑफ़र करती है फॉर CSS, PMS, FPSC के जितने भी टेस्ट हैं उनके लिए। आप मज़ीद डिटेल के लिए हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं www.harvardacademy.com। और आज का हमारा जो सेशन है ये है 44, जो कि हम इल्मी की बुक को कवर कर रहे हैं, जो कि हम स्पेशल फोकस कर रहे हैं सीनियर ऑडिटर, नेशनल सेविंग ऑफिसर और इसके अलावा अकाउंटेंट के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है। तो जिन्होंने अपना कोर्स अभी तक कंप्लीट कर लिया हुआ है लेक्चर्स सीरीज़ से, तो उनको हम रिकमेंड करेंगे कि वो अभी जो बुक्स हैं उस पर अपनी प्रैक्टिस करें, जैसा कि हम ये कवर कर रहे हैं। उससे क्या है कि उनकी नॉलेज की वर्थ कितनी हो चुकी है, अब उनकी रिवीजन से उनको पता चलेगा, ताकि वो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। और जहाँ पे MCQs उनके ठीक नहीं हो रहे, उनको उस एरिया पे वर्क करने की ज़रूरत होगी। तो मूव करते हैं अपने सेक्शन 44 की तरफ। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 121, इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं क्या पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजर्स ऑफ इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड नॉट बी एप्लीकेबल टू ए पार्टनरशिप। कि जब पार्टनरशिप की बात करते हैं तो उनमें से कौन से यूज़र जो हैं उससे कंसर्न नहीं होते, जिनका उससे ताल्लुक वास्ता नहीं होता जब हम पार्टनरशिप की फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है शेयर होल्डर्स, दूसरा एम्प्लॉय ग्रुप्स, तीसरे नंबर पे है बैंकर्स और चौथे पे इनलैंड रेवेन्यू। इसमें जो सोचने वाली बात है कि वो है शेयर होल्डर्स। जैसा कि आपको पता है कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स नहीं होते। शेयर होल्डर्स जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर होते हैं, लिहाजा इनका कोई सरोकार नहीं होता फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ जब पार्टनरशिप की हम बात कर रहे होते हैं। इससे अगला क्वेश्चन 122, ए वैन इज़ परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2021 कह सकते हैं फॉर 50,000 यूरो। ठीक है जी, 50,000 यूरो की 1 जनवरी 2011 या 2001 या 2021, जो भी आप जूम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। 50,000 यूरो की खरीदी व्हेन द प्राइस इंडेक्स वाज 80। उस वक्त प्राइस इंडेक्स 80 पे था। इट्स करंट वैल्यू ऑन 31 दिसंबर 2004 या 14 या 24 व्हेन द प्राइस इंडेक्स इज़ 130 वुड बी। अब जब जो इंडेक्स है 130 पे पहुंच चुका है, अब उसकी प्राइस कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप ऐसे करें, कैलकुलेटर निकालें, $50,000 डिवाइडेड बाई 80, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। मैं भी इसको सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये आ जाएगा जी 50,000 डिवाइडेड 80, ये आ जाएगा 625। अब 625 है और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है करंट जो इंडेक्स है 130 के साथ। तो आपका आंसर आना चाहिए मल्टीप्लाई 130 इक्वल 81,250। तो ये आपका आंसर आ जाएगा डी। तो ये आपका आंसर होगा डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 123, ए मशीन वाज परचेज्ड फॉर 75,000 यूरो वन द प्राइस इंडेक्स वाज 120। ठीक है, इफ़ द वैल्यू ऑफ द मशीन एट लेटर डेट वाज 1 लाख यूरो देन व्हाट वुड बी द प्राइस इंडेक्स बी एट दिस लेटर डेट। अब इसका भी सिंपल है, आपने क्या करना है कि 75,000 डिवाइडेड बाई 120, तो आपका 75,000 डिवाइडेड 120, ये आपका आंसर आ जाएगा 625। अब क्या करना है आपने, वही 1 लाख डिवाइडेड बाई 625 डिवाइड करें, जो आंसर आया तो आपका आंसर आ जाएगा 1 लाख डिवाइडेड 625, यह आ जाएगा 160। तो ऑप्शन ए आपका ठीक हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 160 आपका आंसर।
तो इस तरीके से प्राइस इंडेक्स वाले आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 124, द रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एन एसेट लेस एनी कॉस्ट एसोसिएटेड विद द सेल कैन बी अदरवाइज नोन एज, कि जो जब आप एक मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, 10 साल यूज़ करने के बाद उसको सेल करते हैं, सेल करने पे उसकी जितनी भी आपको कुछ टैक्स पे करना पड़ता है या कुछ आपको कीमतें पे करनी पड़ती हैं। लेट्स सपोज 1 लाख का ये सेल हुआ और आपको 4,000 उस पर पे करना पड़ा खर्चे, तो 96,000 जो आपको हासिल होगा, इसको क्या कहते हैं, ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू होती है। ये सीधा सीधा एक जो है उसका अकाउंटिंग की एक टर्म होती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 125 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5 एरियाज इनटू विच सोशल अकाउंटिंग कैन बी डिवाइडेड। सोशल अकाउंटिंग कैन बी डिवाइडेड, सोशल का मतलब क्या होता है, सोसाइटी के साथ, और सोसाइटी के साथ जो अकाउंटिंग अटैच्ड होती है। तो अब यहाँ पे देखें तो ये आंसर यहाँ से ही आपको मिल जाएगा। सोशल ऑडिटिंग का एरिया, इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग, नेशनल इनकम, सोशल अकाउंटिंग, मैनेजरियल सोशल अकाउंटिंग इन प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। हर एक के साथ सोशल का वर्ड भी आपको मिलेगा, लेकिन जो बी पार्ट है या बी ऑप्शन है उसमें इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग है, यहाँ पे सोशल का इशू नहीं है, तो यहाँ पे ये आपका ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 126, द इनकम ऑफ द नेशनल इज़ नोन एज। तो नेशनल इनकम को हम नॉर्मली जीएनपी भी कहते हैं। तो आप देख लें, ग्रास नेशनल आउटपुट, ग्रास नॉमिनल प्रोडक्ट, ग्रास नॉमिनल आउटपुट, लेकिन ये हमारा ऑप्शन ठीक है, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी। तो ये ऑप्शन हमारा है कि द इनकम ऑफ द नेशन इज़ नोन एज, कि पूरी एक मुल्क की जितनी भी आबादी उसकी जो इनकम होती है उसको जीएनपी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 127, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग अटेम्प्ट्स टू प्लेस अ वैल्यू, कि एचआर की जो अकाउंटिंग है ये किस पे फोकस कर रही होती है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे, होल वर्क फोर्स पे, ये ऑप्शन ठीक लगता है। ट्रेनिंग अंडरटेकन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये भी ठीक है लेकिन एक एलिमेंट है। द ऑपरेशंस ऑफ द पर्सनल डिपार्टमेंट, ये भी सारे एलिमेंट हैं लेकिन इसका जामे जवाब जो है द होल वर्क फोर्स है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 128, डिप्राइवल वैल्यू इज़ द लोएस्ट लोअर ऑफ, जो डिप्राइवल वैल्यू है वो लोअर ऑफ किसकी हो सकती है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट एंड वट एवर इज़ हाइएस्ट आउट ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू और इकोनॉमिक वैल्यू। ये आपका पक्का एक क्वेश्चन है जिसका आंसर होना चाहिए द हाईएस्ट, यानी कि जो लोअर ऑफ द डिप्राइवल वैल्यू वो होती है जो लोअर ऑफ दी, यानी कि एक रिप्लेसमेंट कास्ट। जब रिप्लेसमेंट कास्ट का मतलब ये है कि फर्स्ट कि आपके पास एक गाड़ी यूज़ हो रही है जो कि 5 लाख की है, दूसरी गाड़ी आप लेके आते हैं तो वो 7 लाख की, तो दोनों का डिफरेंस जो है 2 लाख का है। एंड वट एवर इज़ हाइएस्ट आउट ऑफ दी नेट रियल, इन दोनों में से वर्क जो रियलाइजेबल वैल्यू होती है, रियलाइजेबल वैल्यू कौन सी होती है, जो हम पुराना एसेट बेचते हैं और उसमें से जो खर्चे होते हैं, ठीक है, वो माइनस किए जाते हैं। और इकोनॉमिक वैल्यू यानी कि आप उसको मार्केट में ले जाएं तो जितनी उसकी वर्थ हो तो उसको इकोनॉमिक वैल्यू कहते हैं। अच्छा, तो इसका आंसर बनता है इकोनॉमिक वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 129, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजर्स ऑफ ऑफिशियल स्टेटमेंट इज़ इंटरनल, के जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जो होती है वो उसके इंटरनल यूज़र कौन होते हैं, प्रेशर ग्रुप बाहर से होते हैं, इनलैंड रेवेन्यू, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, या फिर टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं, बैंकर्स आउटर होते हैं, मैनेजमेंट जो होती है ये इंटरनल ऑफिशियल स्टेटमेंट के यूज़र्स होते हैं, मैनेजमेंट। तो ये आंसर आपका डी ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 130, मैनेजमेंट इज़ नॉट स्पेसिफिकली कंसर्न विद विच ऑफ द फॉलोइंग, कि जो मैनेजमेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन को चला रही होती है, जो ऑफिस के अंदर डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, उनका काम सब चीज़ों के साथ होता है, लेकिन कौन सी एरिया है जिसके साथ वो ज़्यादा कंसर्न नहीं होते। फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग डेफिनेटली मैनेजमेंट का काम है। कॉरपोरेशन टैक्स कैलकुलेशन ये अकाउंटेंट का काम होता है। इसके अलावा इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस ये भी मैनेजमेंट का काम होता है, और कंट्रोल करना जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको भी करना ये भी मैनेजमेंट का काम होता है। तो हमारा आंसर जो है जो लेस कंसर्न्ड है मैनेजमेंट के साथ वो है कॉरपोरेशन टैक्स कैलकुलेशंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रीज़न दैट एक्सप्लेन्स वाई मोर फॉर्म आर रिपोर्टिंग ऑन सोशल मैटर्स, कि सोशल मैटर्स क्या होते हैं जो सोसाइटी के अंदर, यानी कि फ़र्ज़ किया एक कंपनी है वो ऑपरेट कर रही है, उसके धुएँ से उसकी आबादी जो है वो अफेक्ट हो रही है, उसमें बीमारियां फैल रही हैं, कैंसर हो रहा है, व्हाट्सएवर जो भी बीमारी हो रही है। तो जो ज़्यादातर कंपनीज़ हैं वो इसकी बात कर रही हैं, लेकिन
बात करने की वजह क्या क्या हो सकती है और कौन सा एरिया नहीं हो सकता, जो नहीं हो सकता हमने उसको बात करनी है। तो सबसे पहला इनकरेजमेंट फ्राम द गवर्नमेंट थ्रू कंपनी लॉ। डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है कंपनी लॉ के ज़रिए से इस चीज़ को मॉनिटर करती है, वो एक वजह होती है। मीडिया पावर, मीडिया का भी होता है, क्योंकि मीडिया में चीज़ आ जाती है जैसे फ़र्क पड़ता है, और लोग जो है वो कंपनीज़ जो हैं वो सोशल मैटर पे बात करती हैं, मीडिया का प्रेशर होता है। सी ऑप्शन है इंक्रीज एफिशिएंसी, ये वजह नहीं लगती मुझे। और इसके बाद डी है कंज्यूमर व्यूज़। कंज्यूमर व्यूज़ ये कि जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है उसकी वजह से बीमारी फैल रही है, और लोगों के उसके बारे में क्या व्यूज़ हैं। अगर लोगों के उसके बारे में नेगेटिव व्यूज़ होंगे तो वो कंपनी फ्लॉप हो जाएगी। तो डेफिनेटली ये भी एक प्रेशर है, बी वाला भी है। एक जो वजह नहीं बनती वो है सी, यानी कि इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, ये वो उसकी वजह नहीं बनती। तो ये था हमारा आज का सेशन, और इस तरीके से हमने पूरी बुक को कवर करना है। उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके से जब आप पूरे सिलेबस को कवर करेंगे तो आपका कोई भी एरिया अनअटेम्प्टेड नहीं रहेगा। तो सबसे पहले आप सिलेबस को फोकस करें जो आप एग्ज़ाम की तैयारी करें, और उसके बाद आप एमसीक्यूज़ पैटर्न को भी विद कंसेप्ट लर्न करने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।